जस्टिस अमृता सिन्हा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस के लिए जानी जाती रही हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में एक सिटिंग जज के रूप में उन्होंने काफी अहम और पेचीदा केसेस को हैंडल किया है। उनके द्वारा वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में एक्यूज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नेफ्यू और MP अभिषेक बनर्जी का केस सुना जा रहा है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला हम आज जस्टिस अमृता सिन्हा का जिक्र क्यों कर रहे हैं। असल में आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं वो जस्टिस सिन्हा के हस्बैंड से जुड़ा है। एक ऑनगोइंग केस में जस्टिस सिन्हा के हस्बैंड का नाम आया था, जिसके बाद ये मुद्दा और उछलकर लाइमलाइट में आ गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि अब जस्टिस अमृता के हस्बैंड द्वारा इस केस में लेबल्ड होने के बाद से कई तरह के टॉर्चर्स को फेस किया गया था और उन्होंने इसके बारे में शिकायत करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपनी आप बीती सुनाई है। आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग इस मुद्दे को जानते हैं कि आखिर जस्टिस अमृता के हस्बैंड द्वारा किस तरह के टॉर्चर को फेस किया गया और किसने उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की है। साथ ही ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपने लेटर में क्या कहा है। दरअसल ये बात शुरू होती है बनी रॉय चौधरी के एक केस से। कोलकाता की एक ओल्ड लेडी बनी रॉय चौधरी और उनकी बेटी द्वारा एक फैमिली डिस्प्यूट के केस में अपने ही फैमिली मेंबर्स के ऊपर मारपीट के एलिगेशंस के चार्जेस को फ्रेम किया गया था। बनी रॉय चौधरी द्वारा अपनी कंप्लेंट में ये मेंशन किया गया है कि उनके फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उनके हिस्से में आया था, लेकिन उनके बड़े भाई द्वारा प्रॉपर्टी को कब्जाने के कई बार प्रयास किए गए थे। बनी रॉय चौधरी ने जब इसका विरोध किया तो उनके भाई और परिजनों द्वारा उन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया था। अपने ही भाई द्वारा मारपीट के फौरन बाद विक्टिम लेडी ने पुलिस कंप्लेंट किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR रजिस्टर कर ली थी। वैसे तो कोलकाता पुलिस ने FIR पर एक्शन लेते हुए एक्यूज्ड को जेल में बंद कर दिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन्हें वापस रिलीज कर दिया गया। इस बात से परेशान होकर विक्टिम ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख लिया था। असल में जो आज मुद्दा है वो इसी केस से जुड़ा है। कोलकाता हाई कोर्ट की सिटिंग जज के सामने जैसे ही ये मुद्दा आया, जस्टिस अमृता सिन्हा ने इस केस में इंटरफेयर करते हुए मामले को साइड करना चाहा। असल में प्रॉपर्टी केस में एक्यूज द्वारा जस्टिस अमृता के हस्बैंड प्रताप चंद्र दे, जो कि एक लॉयर है, वो अपना काउंसिल बनाया गया था, जिसके कारण इस केस में होने वाली इन्वेस्टिगेशन को जानबूझकर कैंसिल करने की कोशिश भी की गई थी। विक्टिम लेडी बनी रॉय चौधरी इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन के कैंसिल किए जाने से काफी हताश हो गई। जब विक्टिम द्वारा देखा गया कि सिटिंग जज अपने हस्बैंड के इन्फ्लुएंस के कारण इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही, तो उन्होंने फौरन सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्ली में बनी रॉय ने एलिज किया कि सिटिंग जज केस की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर रही है और जानबूझकर एक्यूज के काउंसिल, जो कि जस्टिस के हस्बैंड है, इन्वेस्टिगेशन को डिले कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी शामिल थे, ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए थे कि वो इसमें इंक्वायरी को फेयरली कंडक्ट करे और विक्टिम के साथ हुई इनजस्टिस के बदले जस्टिस सर्व करे। जिसके बाद हरकत में आते हुए CID ने इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाते हुए जस्टिस सिन्हा के हस्बैंड प्रताप चंद्र दे को समन इशू किया टू इंक्वायर अबाउट दिस केस। आपको बता दूं कि इससे पहले जस्टिस सिन्हा पर ये एलिगेशंस भी लगाए गए थे कि वो जानबूझकर इस केस को मात्र एक सिविल केस में डिस्पोज करना चाह रही थी, जबकि ये क्रिमिनल केस अपेयर होता साफ साफ दिख रहा था। ये सब वो इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उनके हस्बैंड ऑपोजिट साइड के काउंसिल थे। वहीं जब CID द्वारा उन्हें 1 दिसंबर को इंक्वायरी के समन्स भेजे गए तो वो इन समन्स की रिपोर्ट को डिनाई करती हुई नजर आई। हालांकि डे समन के जवाब में अपेयर हुए थे और फिर इसके बाद CID ने पूरे 3-4 घंटे तक उनसे पूछताछ जारी रखी थी। 1 दिसंबर के बाद अगले शनिवार के दिन यानी 9 दिसंबर को फिर से CID की टीम ने जस्टिस सिन्हा के हस्बैंड डे को इंक्वायरी के लिए बुलाया था। इस दिन पूरे 9 घंटे तक CID ने उनसे इंक्वायरी की थी। बार बार CID द्वारा इंक्वायरी में बुलाए जाने से परेशान होकर जस्टिस सिन्हा के हस्बैंड डे द्वारा एक कंप्लेंट लेटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू को लिखा गया है। अपने लेटर में एडवोकेट डे का कहना था कि CID उन्हें अनड्यू टॉर्चर कर रही है। एडवोकेट डे सेड, "I clearly mentioned that I was not connected with the subject case and accordingly it will not be possible for me to answer any questions in connections to the same. The officers told me that they were not interested with the case details but wanted answers in respect of my wife. The video was switched on and off as per their desire and convenience. The torture and harassment went on for 3.5 hours. I was permitted to leave at about 3:30 PM." लिखे लेटर के अनुसार 14 दिसंबर 2023 को एडवोकेट डे को सेक्शन 160 CRPC के तहत एक और नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें अपेयर होने का निर्देश दिया गया था और ऑफिसर्स इंचार्ज के साथ 5 CID ऑफिसर्स रात 8 बजे नोटिस देने के लिए उनके चैम्बर में आए थे। डे
ने तुरंत ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था कि उनके लिए शेड्यूल टाइम पर अपेयर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए एक वर्किंग डे था। इसलिए डे ने उनसे सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच अपेयर होने की बात रखी थी। एडवोकेट डे सेड, "Being a law-abiding and responsible citizen of the country, I felt it was my duty to cooperate with the investigation, even though I knew that I did not have much to dispose as I was not connected with the case. I went to the CID office after finishing the court's work at 2 p.m. The moment I reached there, the CID officers started interrogating me. They behaved like local goons. They shouted at the top of their voice. Not a single decent language was used. All slang and filthy expletives. The camera was not switched on continuously. They put tremendous pressure to depose against my wife. As I refused to give any statement against her, the torture increased manyfold." इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात अपने लेटर में एडवोकेट ने मेंशन की थी, जिसमें ये स्टेट किया गया था कि पिछली 2 बार की CID द्वारा रिकॉर्डेड की गई इंक्वायरी की स्टेटमेंट वो ना तो डे को दिखाई गई, ना ही उन पर उनके सिग्नेचर लिए गए थे। उन्हें सेट केस के एक विटनेस द्वारा CRPC सेक्शन 164 के तहत दिया गया बयान दिखाया गया और बयान की उसी स्टेटमेंट में गवाही देने के लिए दबाव डाला गया। लेटर में आगे कहा गया था कि सभी इरेलेवेंट क्वेश्चंस फेयर एंड साइकोसिस का माहौल बनाते हुए उन्हें दबाव में लाने के इरादे से पूछे गए थे। इसके अलावा एडवोकेट द्वारा लिखे लेटर में ये क्लेम किया गया था कि I was offered huge sum of money, expensive cars, luxurious residential apartments and many others which I am ashamed to mention. I was threatened with the dire consequences if I failed to depose as per their advice. My wife and child has also been threatened. They disclosed that they were acting as per the advice of their superior authority. If I failed to toe their line, they would ruin my entire family by butchering us into pieces. एडवोकेट ने अपने दर्द को बयान करते हुए आगे अपने लेटर में मेंशन किया है that they were not satisfied with torturing me for nearly 12.5 hours and they want to continue with the torture further. जस्टिस अमृता के हस्बैंड प्रताप चंद्र दे ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसा ही एक लेटर लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल को भी लिखा है। लॉ मिनिस्टर के अलावा भी एडवोकेट डे द्वारा ऐसा एक और लेटर वेस्ट बंगाल के गवर्नर टीवी आनंद बोस, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी लिखा गया था। बार एसोसिएशन को भी अपने द्वारा लिखे लेटर के माध्यम से प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए रॉन्ग डूअर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट को लिखे इस लेटर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर मोर सच अपडेट्स।